तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के समक्ष लिया है। आप सभी लोगों की कमेंट भी इस पर आ रही थी और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, लगभग हर साल के पेपर में आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, चाहे पीएन संदर्भ अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप देखने को मिले और चाहे पीएन संदर्भ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप देखने को मिले। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जरूर। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो, हर साल पेपर में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम बहुत ही आसान करने वाले हैं, सबसे आसान करने वाले हैं। बस आप केवल 5 से 10 मिनट का समय दीजिएगा। हम पीएन संद डायबोर्ड अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पीएन संद डायबोर्ड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है और कैसे हमको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज के बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। संरचना मतलब परिपथ आरेख कैसे बनता है, साथ ही में उसके कार्यविधि कैसे लिखना है। बस आप मुझे सुनते रहिए जो हम आपको बता रहे हैं। कॉपी पेन कुछ नहीं उठाना है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आपकी स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बशर्ते आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल बनाए तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की क्लासों का आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि इसी तरह की क्लासें हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिष्टकरण की। दिष्टकरण क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है दिष्टकरण। क्या कहलाती है? दिष्टकरण कहलाती है। और जो पीएन संधि डायोड होता है, इस दो प्रकार से दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो पीएन संधि डायोड होता है वह दो प्रकार से दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। और अगर आप एक समझ गए तो दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंजेस है, बस बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। चलिए इसको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगा देना है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ओके, कैसे प्रयुक्त होता है, ठीक, कैसे ग्राफ बनता है, सब समझाते हैं। सबसे पहले फिगर को समझना है, क्योंकि फिगर को देख करके ही आप इसका जो परिपथ आरेख आप बना रहे हो उसकी संरचना लिख पाएंगे और फिर इसकी क्रिया विधि भी आप लिख पाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती है, सभी को पता है और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी पता है। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कॉइल है और ये प्राथमिक कॉइल का पहला सिरा है, इसको हम P1 बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे P2। तो जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कॉइल है, प्राथमिक कॉइल के सिरों के बीच हम एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगा देते हैं। ठीक है, एसी इनपुट वोल्टेज ये लगा देते हैं। जो भी बोल रहे हैं संरचना में यही लिखना है। हमने एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी के पास क्या होती है भाई, द्वितीय कुंडली होती है, सभी को पता है, सेकेंडरी कॉइल होती है। तो द्वितीय कुंडली ले लेंगे हम। द्वितीय कुंडली ये आपकी हो गई। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यहाँ पर लिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रांसफार्मर आप कोई भी ले सकते हो आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सभी को पता है कि प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीय कुंडली में पतले तार के ज़्यादा फेरे होते हैं। तो ये द्वितीय कुंडली है, आप देख पा रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल है। ये सेकेंडरी कॉइल का आपका पहला सिरा है, इसको हमने S1 नाम दे दिया, S फॉर सेकेंडरी कॉइल, इसीलिए S1 इसको नाम दे दिया। और ये हो गया दूसरा सिरा, इसको हमने नाम दे दिया S2। ये जो हमारी द्वितीय कुंडली है, यह द्वितीय कुंडली का पहला सिरा S1 है और ये द्वितीय कुंडली का दूसरा सिरा S1 है। हम क्या करते हैं, द्वितीय कुंडली के पहले सिरे S1 को पीएन संधि डायोड के P सिरे से, और ध्यान दीजिएगा ये डायोड है आपका, ये आपका संधि डायोड है। संधि डायोड का ये P सिरा होता है और ये N सिरा होता है। तो जो P सिरा है इसको हम द्वितीय कुंडली के S1 सिरे से जोड़ देते हैं और जो N सिरा होता है इसको हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त करना होता है, जिसको लोड प्रतिरोध RL बोलते हैं, इसके एक सिरे से हम कनेक्ट कर देते हैं और लोड प्रतिरोध RL के दूसरे सिरे को हम सेकेंडरी कॉइल के दूसरे सिरे S2 से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो लोड प्रतिरोध यानी आपका लोड प्रतिरोध होता है, इसके सिरों के बीच हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। कैसा? निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। यहाँ पर प्राप्त होता है निर्गत दिष्ट वोल्टेज, मतलब आप लिख सकते हो निर्गत दिष्ट वोल्टेज। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो जाता है बार बार। निर्गत दिष्ट वोल्टेज इसको लिख लेते हैं। बस संरचना में आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। फिगर को ही समझना है,
लिखने का प्रोसेस में कहते हैं अभी स्क्रीन पर लगा देंगे, जो बोल रहे हैं वही लिखना है आपको। बस आपको सबसे पहले ये समझ लेना फिगर को अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपको फिगर को अच्छे तरीके से समझना, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है। यहाँ पर लिख भी सकते हो द्वितीयक कुंडली। ये ट्रांसफार्मर की कैसी कुंडली है? द्वितीयक कुंडली है। और ये ट्रांसफार्मर की कैसी कुंडली है? प्राथमिक कुंडली है। क्लियर हुई बात? यहाँ से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाया जाता है। और फिर क्या होता है, जो ये हमारी, अब चलो कार्यविधि को बाद में बता देंगे, पहले संरचना लिख लीजिएगा। पहले आप हेडिंग लगाइएगा संरचना। क्या हेडिंग लगाएंगे? संरचना। किसकी संरचना लिखेंगे? पीएन संध डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की संरचना। इसमें लिखेंगे कि प्राथमिक, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 और P2 सिरों के बीच हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाते हैं, और द्वितीयक कुंडली के S1 और S2 दो सिरे होते हैं, जिसमें से S1 सिरे को पीएन संध डायोड के P सिरे से और N सिरे को, डायोड के N सिरे को लोड प्रतिरोध RL के पहले सिरे से कनेक्ट करते हुए लोड प्रतिरोध RL के दूसरे सिरे को सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीयक कुंडली के दूसरे सिरे S2 से जोड़ देते हैं। संरचना में ये लिखना है। और इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL के दोनों सिरों के बीच हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। चूंकि ये दिष्ट वोल्टेज होता है, ठीक इसी वजह से इसको हम प्लस माइनस चिन्ह करके भी लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा दिष्ट धारा होती है, आप सभी को पता है, ये बैटरियों से प्राप्त होती है, सेल से प्राप्त होने वाली धारा होती है, और सेल में प्लस माइनस का चिन्ह होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस बना दिया, यहाँ पर मैंने माइनस बना दिया। तो ये हो गया इसका परिपथ आरेख। अब इसको ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे कि ये कार्य कैसे करता है। तो देखिए, हम यहाँ पर दे क्या रहे हैं? AC इनपुट वोल्टेज, मतलब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दे रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का ग्राफ सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है भाई? आवर्त के रूप में चलती है। तो एक ग्राफ आपको बनाना है इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेना प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। क्या लिख लेना है? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, क्योंकि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का ग्राफ है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसे ऐसे तो चलती है। अब जो निर्गत वोल्टेज होगा वो यहाँ पर हम बना रहे हैं। दो ग्राफ भी आपको बनाना है। अब ग्राफ आपको कैसे, आप कार्यविधि जान पाएंगे तभी तो ग्राफ बना पाएंगे। तो ये हम वोल्टेज दे रहे हैं, इसका फिगर आपके सामने बन गया है। इस लाइन को आप T से व्यक्त कर सकते हो, ठीक, क्योंकि ये हमेशा T को ही व्यक्त करती है भाई। अब चलिए इसको समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से, थोड़ा सा उदाहरण खींच देते हैं जिससे फिगर पूरा आ जाए। ओके, अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे कार्य करता है। ये ऐसे कार्य करता है, देखिए प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाते हैं। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, ध्यान दीजिएगा ये पहला आधा चक्र है। पहले आधे चक्र में, जब पहले आधे चक्र की बात करेंगे तो पहले आधे चक्र में द्वितीयक कुंडली का जो आपका S1 सिरा होता है, ये क्या होता है? धनात्मक होता है। और ये अगर धनात्मक है तो धनात्मक सिरा जाकर के पीएन संध डायोड के P सिरे से जुड़ता है, और N सिरा हो जाएगा ऋणात्मक की ओर। तो जब ये सिरा अर्धचक्र के दौरान धनात्मक होगा तो पीएन संध डायोड का P सिरा धन सिरे से जुड़ जाने की वजह से जो पीएन संध डायोड होता है वो अग्रमिनत में होता है। आपने पढ़ा है कि जब पीएन संध डायोड के P सिरे को प्लस से और N सिरे को ऋण से जोड़ा जाता है बैटरी के, तो वह कहलाता है अग्रमिनत, और अग्रमिनत में धारा बहती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जो आपका S1 सिरा होता है वह क्या होता है? धनात्मक होने की वजह से जो पीएन संध डायोड का P सिरा होता है वह धन सिरे से जुड़ जाता है और ये अग्रमिनत में कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से परिपथ में धारा बहती है और लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। तो ग्राफ में जब निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा तो ग्राफ हमारा उठेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद अब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का जो दूसरा आधा चक्र है वो नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा में आप देख पा रहे हो। तो आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र के दौरान जो ये आपका S1 सिरा होता है द्वितीय कुंडली का, ये क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। और ये ऋणात्मक होने की वजह से ये P सिरा ऋण सिरे से जुड़ जाने की वजह से ये जो पीएन संध डायोड है ये पश्च अभिनत में हो जाता है, और पश्च अभिनत में होने की वजह से इस परिपथ में धारा नहीं बहती है। और जब परिपथ में धारा शून्य होती है तो जो यहाँ निर्गत दिष्ट वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे इसमें धारा शून्य होने की वजह से हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। बात समझ में आई? ये हमारा जो ग्राफ है ये निर्गत दिष्ट वोल्टेज का है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा भाई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यही कार्यविधि में लिखना है आपको। फिर प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के अगले आधे चक्र में ये फिर ग्राफ ऊपर की ओर है।
अगले आधे चक्र में पीएन संधि डायोड अग्रभिनद में कार्य करेगा, और जब ये अग्रभिनद में कार्य करेगा तो परिपथ में धारा बहेगी, और धारा बहने की वजह से लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा। तो हमारा फिर ग्राफ ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। तो आप ये देख पा रहे हैं कि पहले आधे चक्र में ग्राफ मतलब हमको धारा मिली, मतलब निर्गत वोल्टेज मिला, निर्गत दिष्ट वोल्टेज, और फिर अगले आधे चक्र में निर्गत दिष्ट वोल्टेज नहीं मिला, फिर अगले चक्र में निर्गत दिष्ट वोल्टेज मिला। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि जो पीएन संधि डायोड है ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो तरंग है वो आधी आधी प्राप्त हो रही है। इस तरीके से कहा जाता है कि जो पीएन संधि डायोड है वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में। कार्यविधि में क्या लिखना है आपको? लिखना है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान द्वितीयक कुंडली का S1 सिरा धनात्मक होने की वजह से पीएन संधि डायोड अग्रभिनद में कार्य करता है, जिसकी वजह से परिपथ में धारा बहती है और हमें लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे आगे, आप थोड़ी सी जगह छोड़ करके नई लाइन से लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान जो द्वितीयक कुंडली होती है उसका S1 सिरा ऋणात्मक होने की वजह से पीएन संधि डायोड जो होता है वो पश्चाभिनद में या उत्क्रम अभिनद में कार्य करने की वजह से इसमें धारा नहीं बहती है, अर्थात परिपथ में धारा शून्य होती है, निर्गत दिष्ट वोल्टेज नहीं प्राप्त होता, इसलिए ग्राफ में हमने एक सीधी लाइन खींच दिया। इसी प्रकार फिर अगले आधे चक्र के दौरान हमारा जो अगला आधा चक्र होगा वह धनात्मक दिशा में होने की वजह से S1 फिर धनात्मक हो जाएगा और फिर पीएन संधि डायोड अग्रभिनद में कार्य करने लगेगा, जिससे परिपथ में धारा बहने लगेगी और निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा। इस तरीके से जो ग्राफ देख रहे हैं ये एक हाफ वेव प्राप्त हो रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इस तरीके से कार्य करता है। अब आपको इसकी थ्योरी लिखनी है तो संरचना देखिए मैंने स्क्रीन पर लगाया। ठीक है, संरचना मैंने जो बोला है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा फिगर पहले बना करके। उसके बाद चलिए अब कार्यविधि लगा देते हैं। ठीक है, कार्यविधि भी आपके सामने मैंने जैसे बोली है वैसे मैंने लिख दी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब ये हो गया पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, हमें उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको हम सिखाते हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। फिगर में कोई विशेष बदलाव नहीं करेंगे, एक पीएन संधि डायोड था अब दो लगा देंगे, बस ये पूर्ण मतलब तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करने लगेगा। ये आपकी द्वितीयक कुंडली है, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए क्या क्या करते हैं हम, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा रफ कर देते हैं ये वाला ग्राफ, क्योंकि देंगे तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज ही, तो ये ग्राफ वैसे का वैसे ही बना रहेगा और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इसको बता देते हैं क्या चेंजेस आएगा। संरचना में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। अब पीएन संधि डायोड दो हो जाएंगे, क्योंकि अब हम सीखने जा रहे हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। अर्ध के स्थान पर क्या लिख देंगे भाई? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, अर्थात जो तरंग प्राप्त होगी निर्गत दिष्ट वोल्टेज में वह पूर्ण प्राप्त होगी। देखिए कैसे, एक डायोड यहाँ लगा देंगे, इसका नाम दे देंगे D1, और एक डायोड यहाँ लगा देंगे भाई नीचे भी। ठीक, इसको नाम दे देंगे हम D2, ये दूसरा डायोड हो जाएगा। और दोनों डायोड के जो एन सिरे होते हैं वो ऐसे आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। इनको कनेक्ट करने वाली लाइन से हम लोड प्रतिरोध होता है, मतलब लोड रेजिस्टेंस जो होता है इसके एक सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस जो आपका RL होता है इसके दूसरे सिरे को द्वितीयक कुंडली के S1 और S2 के केंद्रीय टर्मिनल मतलब मध्य बिंदु टर्मिनल T से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से RL के सिरों के बीच हमें यहाँ पर निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निर्गत दिष्ट वोल्टेज भैया प्राप्त होता है। लेकिन कैसे प्राप्त होता है ध्यान से समझिएगा। संरचना में आपको क्या लिखना है? देखिए कोई ज़्यादा चेंजेस हुआ क्या संरचना में? कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। देखिए क्या लिखना है आपको? लिखना है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाते हैं, सेम वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद द्वितीयक कुंडली के S1 और S2 सिरों को पीएन संधि डायोड D1 व D2 के P सिरों से कनेक्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो द्वितीयक कुंडली के S1 और S2 सिरे हैं ये संधि डायोड दोनों, जो पहला और दूसरा डायोड है, इन दोनों डायोडों के जो P सिरे हैं वो S1 और S2 सिरों से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद लिखना है आपको दोनों संधि डायोडों के N सिरे को आपस में परस्पर क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। आप देख पा रहे हो जुड़ गए। उसके बाद लिखेंगे जहां पर हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त करना होता है वहां पर लोड प्रतिरोध जो होता है, लोड प्रतिरोध के एक सिरे को N दोनों संधि डायोडों के N
पॉइंटों को या हम कह सकते हैं एन टर्मिनल को मिलाने वाली रेखा से जोड़ देते हैं और जो लोड प्रतिरोध के दूसरा सिरा होता है उसको हम द्वितीयक कुंडली के S1 और S2 के केंद्रीय टर्मिनल T से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। ये आपको संरचना में लिखना है। एक बार चलिए और बोल देते हैं, क्या लिखना है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच एक हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा देते हैं और द्वितीयक कुंडली के सिरों S1 और S2 को हम दोनों डायोड D1 और D2 के P सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों डायोडों के N सिरे को हम आपस में परस्पर जोड़ देते हैं और लोड प्रतिरोध RL के एक सिरे को N सिरों को मिलाने वाली रेखा से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं और लोड प्रतिरोध RL के दूसरे सिरे को द्वितीयक कुंडली के S1 और S2, जो द्वितीयक कुंडली S1 और S2 है, इसके केंद्रीय टर्मिनल T से जोड़ देते हैं और इस तरीके से लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। उसके बाद ये संरचना हो गई। कार्यविधि के लिए आपको क्या करना है, कार्यविधि के लिए आपको निवेशी वोल्टेज अगर आप ऐसा ही बनाना, क्योंकि जो आप निवेशी वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट जो दे रहे हैं वो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है और प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अब आउटपुट जो आपको प्राप्त हो रहा है इसका ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। चलिए भाई, ये आपको मिलेगा आउटपुट और दिष्ट वोल्टेज होता है ना ये, तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा निर्गत दिष्ट वोल्टेज, निर्गत दिष्ट वोल्टेज। थोड़ा थोड़ा मैंने लिख दिया भैया, जगह नहीं मेरे पास, आप समझदार बनिए क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब कार्यविधि में क्या लिखना है, कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान, अभी आप जान चुके हैं द्वितीय कुंडली का जो S1 सिरा होता है वह धनात्मक होता है और ये धनात्मक होने की वजह से जो डायोड D1 है ये अग्र अभिनत में होता है और इस डायोड D1 ये अग्र अभिनत में होगा तो ये जो डायोड D2 होगा वो पश्च अभिनत में होगा, क्योंकि S1 सिरा धनात्मक तो S2 हो जाएगा ऋणात्मक और ये ऋणात्मक हो गया तो ये ऋणात्मक P सिरे से जुड़ेगा तो ये वाला डायोड पश्च अभिनत में कार्य करेगा और पश्च अभिनत में कार्य करने की वजह से इस डायोड D2 के कारण परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। डायोड D1 अग्र अभिनत में होने की वजह से इसके कारण परिपथ में धारा बहेगी, अतः लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा। लेकिन किसकी वजह से, डायोड D1 की वजह से, क्योंकि ये अग्र अभिनत में है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान, तो वोल्टेज प्राप्त होगा तो ग्राफ खींच लेंगे, बात समझ में ही। उसके बाद लिखेंगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र के दौरान जो हमारा डायोड D1 होगा ये पश्च अभिनत में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि S1 सिरा अब हो जाएगा ऋणात्मक तो S2 हो जाएगा धनात्मक, S2 धनात्मक हो गया तो जो डायोड D2 है ये अग्र अभिनत में कार्य करने लगेगा और ये अग्र अभिनत में कार्य करेगा तो इसकी वजह से परिपथ में धारा बहेगी, अर्थात हमको लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब जो हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो डायोड D2 के कारण प्राप्त हो रहा है, ये D1 के कारण और ये D2 के कारण। बात को समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। फिर अगले आधे चक्र में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के फिर आधे चक्र में ऊपर वाले आधे चक्र के दौरान जो डायोड D1 होगा ये अग्र में कार्य करेगा और ये अग्र में कार्य करेगा तो इसकी वजह से जो परिपथ में धारा है वो बहेगी, अर्थात अब इसकी वजह से पुनः जो हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज मिलेगा। फिर अगले आधे चक्र के दौरान ये डायोड D2 इसी तरीके से हो जाएगा अग्र अभिनत में और ये पश्च अभिनत में हो जाएगा तो इसके कारण धारा बहेगी। इस तरीके से जो हमें वेव प्राप्त होगी वह क्या होगी, पूर्ण तरंग होगी, एक फुल वेव हो आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा PN संध डायोड है वह पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। चलिए अब आपको इसकी संरचना और कार्य विधि लिखा देते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए आपकी संरचना लिख के आ गई है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, जो बोला है वही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। उसके बाद चलिए कार्य विधि लगा देते हैं। कार्य विधि आपके सामने आ चुकी है, कार्य विधि का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिगर बना लीजिएगा, फिगर मैंने आपके सामने बना दिया है। इस तरीके से PN संध डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बाकी अगर आपका और भी कोई टॉपिक है जिसको आप इस सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार कर दी है, वो प्ले लिस्ट आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सेव करके मतलब वीडियो जो है सेव कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।